हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आपके लिए जीएस का नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं ये प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं: अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनुशासन और मानसिक लगन बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल दिखावा करने से आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना होगा और ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करते ईमानदारी से तो घर वालों को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आपको सफल होना है तो ईमानदारी से मेहनत कीजिए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है कि अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से निम्न में से कौन सा एक स्थान नहीं है? लुम्बिनी, सारनाथ, रायगढ़ और बोध गया। आपसे पूछा गया कि बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध थे, उनके जब उनके जीवन से 8 स्थान जुड़े हुए थे, उनमें से कौन सा एक है जो उनके जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो देखिए लुम्बिनी, सारनाथ, रायगढ़ और बोध गया। तो देखिए बात करते हैं हम उनके जीवन से जुड़े स्थानों की। तो पहले बात करते हैं लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में लुम्बिनी में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ, 563 ईसा पूर्व हुआ। दूसरी बात, बोध गया में, बोध गया में क्या हुआ? महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। सारनाथ, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, प्रथम उपदेश, उपदेश दिया जैसे क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। दूसरी बात, वैशाली, वैशाली में क्या था? वैशाली में माता बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया, संघ में महिलाओं को प्रवेश, प्रवेश दिया वैशाली में। ठीक है, दूसरी बात, श्रावस्ती, श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षावास गुजारे और सबसे अधिक उपदेश भी यहीं दिए। महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षावास कहाँ गुजारे? श्रावस्ती में गुजारे। सबसे अधिक वर्षावास कहाँ गुजारे? श्रावस्ती में, सबसे अधिक वर्षावास गुजारे, वास गुजारे। कहाँ गुजारे? श्रावस्ती में। ठीक है, दूसरी बात, राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी। राजगृह में पहली बौद्ध संगति, बौद्ध संगति कहाँ हुई? राजगृह में हुई थी। ठीक है, दूसरे राजगृह में पहली बौद्ध संगति होती है। ठीक है, दूसरी बात, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, बुद्ध की मृत्यु, मृत्यु होती 483 ईसा पूर्व। श्रीनगर में माता बुद्ध की क्या होती है? मृत्यु होती 483 ईसा पूर्व होती है। और एक संकिचा, जहाँ बौद्ध मठ है, संकिचा में क्या है? बौद्ध मठ। ठीक है, तो देखिए रायगढ़ का संबंध कहीं भी बुद्ध से नहीं है। बुद्ध के जीवन से किसी भी स्थान से कौन नहीं जुड़ा है? रायगढ़ नहीं जुड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? रायगढ़ होगा। ठीक है, रायगढ़ होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हीनयान स्कूल की सबसे महत्वपूर्ण, हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था? इन्होंने ऐसा कौन सा काम बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण था? देखिए पहली बात, बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगति में, चतुर्थ बौद्ध संगति में दो शाखाओं में टूट गया, दो शाखाओं में बट गया। एक थी हीनयान
और एक थी आपकी महायान। दो शाखाओं में टूटा, हीनयान और महायान। चतुर्थ बौद्ध संगति में टूटा। चतुर्थ बौद्ध संगति का संरक्षक कौन था? चतुर्थ बौद्ध संगति का संरक्षक था कनिष्क, संरक्षक था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और इसमें उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष। ठीक है, तो देखिए हीनयानियों की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है महावस्तु। हीनयानियों की पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक है महावस्तु। कौन सी है? महावस्तु हीनयानियों की पुस्तक है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे इंडियन स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? महावस्तु है। ठीक है, बात करते हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र के राइटर कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा किसके राइटर हैं? पंचतंत्र के राइटर हैं विष्णु शर्मा। देखिए पंचतंत्र जो है सबसे अधिक भाषा में अनुवादित होने वाली पुस्तक है। पंचतंत्र क्या है? सबसे अधिक भाषा में अनुवादित होने वाली पुस्तक कौन सी? पंचतंत्र। अष्टाध्यायी पाणिनि, इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। जिंदावेस्ता ये पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ है। धर्म का ग्रंथ है या उनकी पवित्र पुस्तक है जिंदा अवेस्ता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था? तो इन्होंने एक पुस्तक थी महावस्तु जो इंडियन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं राजा अशोक की उस पुत्री का नाम, उस पुत्री का क्या नाम था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? चारुमती, पद्मावती, संघमित्रा और असंघमित्रा। तो देखिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफी किया। तो इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, किसको भेजा था? श्रीलंका के लिए। श्रीलंका, कहाँ? श्रीलंका में महेंद्र व संघमित्रा को भेजा था। किसको भेजा था? महेंद्र व संघमित्रा को। महेंद्र व संघमित्रा को भेजा था इसने। किसको भेजा था? महेंद्र व संघमित्रा को। ठीक है, अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो अशोक ने किस पुत्री को जिम्मेदारी दी थी? संघमित्रा को भेजा था। किसको भेजा था? संघमित्रा को भेजा था। अशोक किसको भेजा था? संघमित्रा को भेजा था। बाकी आप अशोक के बारे में जानते ही हो। ठीक है, अशोक जो था तो 269 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। ठीक है, दूसरी बात, अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध किया। कौन सा युद्ध किया? कलिंग युद्ध। जिससे अशोक का क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हो गया। दूसरा, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? बौद्ध धर्म में दीक्षित उपगुप्त ने किया था। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? उपगुप्त ने किया। ठीक है, दूसरा, अशोक ने शिलालेख बड़े स्तर पर इसने क्या लगवाए थे? शिलालेख बड़े स्तर पर शिलालेख लगवाए। क्या लगवाए? बड़े स्तर पर शिलालेख लगवाए इसने। ठीक है, और अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। ठीक है, अशोक के शिलालेख कौन कौन सी लिपि में थे? अशोक के शिलालेखों की लिपि भाषा दानी। अशोक के शिलालेख की भाषा क्या थी? की भाषा, देखिए भाषा वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। और इसकी लिपि कौन सी थी? देखिए लिपि जो थी ब्राह्मी, खरोष्टी, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी इसके। उसकी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्टी और अराय मेघा।
अराय मेघा लिपि। कौन सी लिपि थी? अराय मेघा लिपि थी इसकी। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी खरोष्ठी और अराय मेघा लिपि थी। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर संघमित्रा, महेंद्र संघमित्रा को कहाँ भेजा था इसने? श्रीलंका भेजा था। आपसे पूछा गया पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो देखिए, पाणिनि द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी। पाणिनि द्वारा संस्कृत व्याकरण व्याकरण की पुस्तक लिखी गई, पुस्तक जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पाणिनि किसके समकालीन थे? समकालीन थे या दरबारी पुरोहित थे? समकालीन थे। तो ये किसके समकालीन थे? ये समकालीन थे महापद्म नंद के। किसके समकालीन थे? महापद्म नंद के समकालीन थे। पाणिनि किसके समकालीन थे? महापद्म नंद के कालीन। देखिए, महाभाष्य, महाभाष्य किसने लिखा है? महाभाष्य लिखा है आपका पतंजलि ने, पतंजलि। और ये महाभाष्य किस पर लिखा गया है? महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखा गया है। अष्टाध्यायी पर टीका लिखी गई है ये, अध्यायी पर टीका। ठीक है, राइटर कौन है? पतंजलि। और पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे ये। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे ये, के पुरोहित। ठीक है, पुष्यमित्र सिंह के पुरोहित थे। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा किसकी किताब है? विज्ञानेश्वर की। ठीक है, मिताक्षरा किसकी पुस्तक है? विज्ञानेश्वर की है। और ये मिताक्षरा जो है याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई। किस पर लिखी गई है? याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई है। मध्यकारिका नागार्जुन, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन की पुस्तक है मध्यकारिका। ठीक है, नागार्जुन ने कौन सा सिद्धांत दिया? शून्यवाद का सिद्धांत दिया। नागार्जुन ने कौन सा सिद्धांत दिया? शून्यवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। नागार्जुन को क्या कहते हैं? भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं भारत का आइंस्टीन। ठीक है, याद रखिए इसको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या? पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक कौन सी? अष्टाध्यायी। कौन सी है? अष्टाध्यायी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित था? किससे संबंधित था? चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित था। हरिशरण, विशाखदत्त, बाणभट्ट और चरक। तो देखिए, प्राचीन इतिहास में तीन ही चिकित्सक हुए हैं, तीन महान चिकित्सक हुए हैं प्राचीन इतिहास में। तो सबसे पहले जीवक। जीवक किसके समकालीन थे? जीवक थे बिंबिसार के समकालीन। बिंबिसार के दरबारी वैद्य थे, दरबारी चिकित्सक थे। बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक कौन थे? जीवक थे। बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक कौन थे? जीवक। ठीक है, दूसरी बात, दूसरे थे तुम्हारे चरक। चरक किसके दरबारी थे? चरक तुम्हारे थे कनिष्क के दरबारी। किसके दरबारी थे? कनिष्क के। चरक किसके दरबारी थे? कनिष्क के दरबारी थे। तीसरे धनवंतरी। धनवंतरी, और धनवंतरी किसके समकालीन थे? धनवंतरी समकालीन थे तुम्हारे चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के समकालीन। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध था? तो हरिशरण, विशाखदत्त, बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं। चरक प्रसिद्ध थे। कौन प्रसिद्ध थे? चरक प्रसिद्ध थे। ठीक है, अब इनकी बात कर ले। देखिए, हरिशरण किसके समकालीन थे? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के संधिवा विग्राहक थे। समुद्रगुप्त के समकालीन थे, समकालीन या दरबारी थे। ठीक है, हरिशरण ने किसकी रचना की है? प्रयाग प्रशस्ति लिखी है इन्होंने। प्रयाग प्रशस्ति के राइटर हैं ये, के लेखक हैं हरिशरण। ठीक है, विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त की रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस इनकी पुस्तक है। विशाखदत्त की पुस्तक कौन सी है? मुद्रा राक्षस। किसकी किताब है? विशाखदत्त की किताब है मुद्रा राक्षस। बाणभट्ट हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन के कौन थे? ये मित्र, वह दरबारी कवि, दरबारी कवि थे। ठीक है, और इनने कौन सी पुस्तक लिखी है? बाणभट्ट की पुस्तक है कादंबरी। कादंबरी बाणभट्ट की पुस्तक है। और कौन सी? हर्ष चरित्र।
ठीक है। बाणभट्ट की पुस्तक कौन सी? कादम्बरी और हर्षचरित है। तो आपसे क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के समय में कौन चिकित्सक था? तो 3 चिकित्सक थे, मैंने आपको बताया, जीवक, चरक और धन्वंतरी। तो इसमें कौन दिया? चरक दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन होगा? चरक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय कुमारगुप्त, धर्मपाल, नरसिंह देव और राजराज फर्स्ट। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने कराई थी। पाल वंश के किसने कराई? धर्मपाल ने। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? पाल वंश के शासक धर्मपाल ने कराई थी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर सही क्या है? धर्मपाल। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने कराई थी। ठीक है। नरसिंह देव, तो देखिए नरसिंह देव अगर आता है तो नरसिंह देव ने सूर्य मंदिर का, उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। सूर्य मंदिर उड़ीसा, यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव ने करवाया। और इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं सूर्य मंदिर को? ब्लैक पैगोडा। ठीक है, ब्लैक पैगोडा, पैगोडा कहते हैं। ठीक है। राजराज प्रथम ने, चोल वंश के शासक, इन्होंने बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया। बृहदेश्वर का मंदिर किसने बनवाया? चोल शासक राजराज फर्स्ट ने बनवाया था। देखिए एक क्वेश्चन और आ जाता है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर। महाबलीपुरम का रथ मंदिर, पुरम का रथ मंदिर। तो देखिए महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है ये आपका बनवाया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नरसिंह वर्मन फर्स्ट। देखिए वो नरसिंह देव है और ये नरसिंह वर्मन है। नरसिंह देव ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया, वो गंग वंश के शासक है। वो किस वंश के शासक है? गंग वंश के। ठीक है। और ये पहला वंश के शासक, वो महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया। ठीक है। तो चलिए आगे चलते, पल्लव वंश के शासक हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? धर्मपाल ने करवाई थी। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने कर दिया? इनको नष्ट बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो देखिए राजतरंगिणी जो है ये हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। किसके इतिहास के बारे में बताती है? कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है। राजतरंगिणी हमें किसकी जानकारी देती है? कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है। ठीक है, राजतरंगिणी किसकी जानकारी देती है? कश्मीर के इतिहास की वो जानकारी देती है राजतरंगिणी। दूसरी बात, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है कल्हण। कल्हण इसके लेखक है। ठीक है, लेखक कौन है? कल्हण इसके लेखक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण। और ये किसकी जानकारी देती है? कश्मीर के इतिहास की जानकारी। देखिए कालिदास जो थे चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में शामिल थे। चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में शामिल थे। शामिल। ठीक है। इनकी रचना कौन सी? इनकी रचना है कुमार संभव। कुमार संभव इनकी रचना है। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी रचना है। ठीक है। ऋतुसंहार, किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। जयदेव की रचना है गीत गोविंद। और ये सेन वंश के साथ लक्ष्मण सेन के समकालीन थे। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो किसकी रचना? चंद्रवरदाई की रचना है। ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक हो, तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। और एक किसकी जानकारी देती है? हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार बात करते हैं आर्टिकल 53।
आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करवा। 53 क्या कहता है कि पालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। समस्त शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यवाही समस्त शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। जिसका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा, जिसका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करवाएगा। अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ठीक है, या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करवाएगा। ठीक है। दूसरा, तो कार्यपालिका शक्ति भारत में जो कार्यपालिका शक्ति उसका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति में ही इस कार्यपालिका समस्त शक्ति नियुक्त होती है। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिनको जान लेते हैं। तो देखिए, एक है आर्टिकल 60 जिसमें राष्ट्रपति की क्या शपथ। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। 61 में क्या है? महाभियोग है 61 में। ठीक है, 61 में महाभियोग। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। और 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में? 123 में। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है तो कितने समय बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक हुआ? देखिए, पहले बात करते हैं कि आपातकाल संविधान के कौन से भाग में? आपातकाल, तो देखिए आपातकाल जो संविधान के भाग 18 में दिया गया है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक क्या दिए गए? आपातकाल दिए गए। और आपातकाल 3 प्रकार के हैं। एक है आपका राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात है। दूसरा है आपका संवैधानिक तंत्र विफल होना यानी राष्ट्रपति शासन। तो तीसरा लगता है वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात 360 में। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि अगर ये राष्ट्रीय आपात लगता है तो कितने समय बाद संसद का अनुमोदन आवश्यक है? तो देखिए, राष्ट्रीय आपात अगर 352 का प्रयोग होता है तो लोकसभा पारित करे, राज्यसभा 1 माह के अंदर पारित कर दे, तो क्या लग जाएगा? राष्ट्रीय आपात लग जाता है। राष्ट्रीय आपात, ठीक है, लग गया, आपात लग जाए। अब इसको आगे बढ़ाना है तो इस राष्ट्रीय आपात को 6 माह के अंदर पुनः पारित करना होगा। पुनः पारित, ठीक है, 6 माह करके पुनः पारित करना होगा। तो आपसे पूछा गया कितने समय बाद? 6 माह बाद। 6 माह बाद पारित करने की आवश्यकता है इसको। ठीक है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित तो प्रत्येक कितने? 6 माह बाद इसको पारित करने की आवश्यकता है। आपसे पूछा गया 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए, राष्ट्रीय आपात यानी 352 का प्रयोग अब तक कितनी बार हुआ है? प्रयोग 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार। ठीक है, 3 बार प्रयोग किया गया। एक बार किया गया 1961 में, एक बार 1962 में। कब किया गया? 1962 में, भारत चीन के युद्ध के समय। फिर 1971 में और 1975 में। देखिए, 1975 में जो इंदिरा गांधी द्वारा, प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी इस समय। और आधार क्या था? आंतरिक अशांति। आधार क्या था? आंतरिक अशांति के आधार पर, अशांति के आधार पर किया गया। आधार क्या था? आंतरिक अशांति इसका आधार था। ठीक है, और 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, चीन युद्ध के समय 1971 में भारत पाक या बांग्लादेश की आज़ादी के समय,
ठीक है, भारत पाक युद्ध के समय किया। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। दूसरी बात, जाकिर हुसैन पद पर रहते इनकी मृत्यु हो गई थी, जाकिर हुसैन की। नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति। एकमात्र राष्ट्रपति कौन से? नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो देखिए, आइए बात करते हैं 21 वर्ष ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए। ग्राम पंचायत, या मेरे को पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 21 वर्ष चाहिए। पंचायत चुनाव या स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए, या स्थानीय निकाय चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष लोकसभा चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए 25 वर्ष। 35 वर्ष राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। 30 वर्ष किसके लिए? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष आयु किसके लिए होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए। देखिए, राज्यसभा जो है स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन। इसके सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल कितना है? सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते रहते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त, यानी 1/3 सदस्यों का कार्य प्रत्येक 2 वर्ष पर समाप्त हो जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर कार्यकाल समाप्त होता है, समाप्त होता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर कार्यकाल समाप्त होता है। कितने सदस्यों का? 1/3 सदस्यों का। देखिए, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु, तो 30 वर्ष इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक दिया गया है। कौन से? आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक है। ठीक है, धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में दिया गया? 110 में दिया गया। दूसरी बात, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं। आप देखिए, धन विधेयक के संदर्भ में जानते, देखिए धन विधेयक पहले लोकसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा से धन विधेयक कहाँ पहुँचता है? राज्यसभा में। लोकसभा से धन विधेयक कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा को ये 14 दिन के अंदर पारित करना होता है, अंदर पारित करना होता है, करना होता है। अन्यथा ये उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में इसको लोकसभा ने पारित किया था। ठीक है, इस पर धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, नहीं। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन का कोई भी प्रावधान नहीं है इस पर। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो देखिए भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी, तो इसमें देखिए हम स्थायी समितियों की बात करते हैं। स्थायी समिति, स्थायी समिति कौन कौन सी है? तो देखिए स्थायी समिति भारत की 3 स्थायी समिति है। एक तो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें सदस्य होते हैं तुम्हारे 22, 15 लोकसभा के, ठीक है, और 7 राज्यसभा के। 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। दूसरी बात, दूसरी है प्राकलन समिति। प्राकलन समिति, प्राकलन समिति को आकलन समिति भी कहते हैं। प्राकलन समिति में सदस्य कितने होते हैं? सदस्य होते हैं 30, और ये 30 सदस्य किससे होते हैं? लोकसभा के, ठीक है। इसके बाद आती है तुम्हारी सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति, उपक्रम समिति, ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं, और इसमें सदस्य होते हैं 15 + 7, 15 किसके? लोकसभा के, और 7 राज्यसभा के, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी समिति प्राकलन समिति है, इसे लोकसभा समिति भी कहते हैं। सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राकलन समिति, इसको लोकसभा समिति भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र घाटी, दामोदर घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी। तो देखिए कोयला भंडार के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध? दामोदर नदी घाटी प्रसिद्ध है। इसे भारत की रूर घाटी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भारत की रूर घाटी भी कहते हैं। रूर घाटी भी कहते हैं, ठीक है। रूर घाटी भी कहते हैं। दूसरा जो कोयला है जीवाश्म ईंधन का स्रोत है। किसका स्रोत है? जीवाश्म ईंधन का स्रोत है, ईंधन का स्रोत है। का स्रोत है, जीवाश्म ईंधन का स्रोत है, ठीक है। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, सबसे अच्छी और सबसे अच्छी गुणवत्ता का कोयला होता है, अच्छी गुणवत्ता का कोयला। का कोयला होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। सबसे अच्छी गुणवत्ता का कोयला है, और ये कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में सिर्फ पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दूसरी बात बिटुमिन्स, बिटुमिन्स ये दूसरे नंबर का कोयला होता है बिटुमिन्स। ये भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। भारत में इसी प्रकार का कोयला पाया जाता है, प्रकार का कोयला पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तो झरिया झारखंड में कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झरिया, झरिया कहाँ स्थित है? झारखंड में। झारखंड में किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कोयला उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, झरिया झारखंड में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी, बैगी नदी, पेरियार नदी और कृष्णा नदी। तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया मैटूर बांध। मैटूर बांध जो कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु राज्य में। कावेरी नदी पर है, और कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु राज्य में। दूसरा देखिए कावेरी नदी दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, सतत वाहिनी है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी, ऐसी नदी जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, जिसमें वर्ष भर जल रहता है, वर्ष भर जल रहता है।
ठीक है, वर्ष भर क्या रहता है, जल रहता है, किसमें, कावेरी नदी में। तो उसका कावेरी नदी जो है तमिलनाडु राज्य में प्रायद्वीप भारत की एकमात्र ऐसी नदी जिसमें वर्ष भर क्या रहता है, जल रहता है, वर्ष भर जल रहता है, कावेरी नदी में। ठीक है। दूसरी बात, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, गंगा कहते हैं या दक्षिणी गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्ष भर इसमें जल रहता है। बैगई नदी के तट पर कौन सा शहर है, मदुरई। मदुरई शहर बैगई नदी के तट पर है। मदुरई शहर किसके तट पर, मदुरई बैगई नदी के तट पर। यहाँ कौन सा, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ठीक है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध है। नदी पर कौन सा बांध है, नागार्जुन सागर बांध है। ठीक है। आपसे पूछा गया कि मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है, तो मैटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है मैटूर बांध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की लद्दाख की पूवा घाटी, पूवा घाटी में एक है, तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, भूतापी ऊर्जा संयंत्र, तेल क्षेत्र, सेल के अधीन इस्पात क्षेत्र, नहीं भूतापी क्षेत्र है। लद्दाख में कैसा भूतापी क्षेत्र है, यहाँ जमीन की जो ऊष्मा है भूमि की, उससे उस ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है और वो पूवा घाटी में, और इससे विद्युत बनाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सी नदी पर है, धौली गंगा नदी पर है ये। कौन सी नदी पर है, धौली गंगा नदी पर। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी, चमेरी जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश में चमेरी जल विद्युत परियोजना, परियोजना कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, उत्तराखंड राज्य में स्थित तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो देखिए एशिया की सबसे बड़ी जो ऑप्शन दिए उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी, चिल्का झील है, और ये किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए पुलिकट झील जो है, ये पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक है। कौन सी झील स्थित है, पुलिकट झील स्थित है। वुलर झील, ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील है, मीठे पानी की झील। कौन सी है, वुलर झील है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी। लोकटक झील कहाँ पर है, ये मणिपुर में, मणिपुर में लोकटक झील। ठीक है। कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है। दूसरी बात यही जान लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर पानी की झील। कौन सी है, सुपीरियर है, सुपीरियर। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, सुपीरियर, और ये कहाँ स्थित है, यूएसए में। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, बड़ी बात हो रही है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की, तो खारे पानी की कौन सी है, कैस्पियन सागर। कौन सी है, कैस्पियन सागर। याद रखना कैस्पियन सागर झील है, सागर नहीं है, कैस्पियन सागर। अब आपसे पूछो सबसे अधिक खारा पानी किसका है, तो सबसे अधिक खारा पानी है वोन लेक का, सबसे अधिक खारा पानी। सबसे अधिक लवणीय जल किसका है, सबसे अधिक लवणीय जल, लवणीय जल कौन से का है, लेक वोन, लेक वोन का। ये लेक वोन कहाँ स्थित है, टर्की में। ठीक है। तुर्की में स्थित है,
चलिए आपसे पूछा गया एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील, कुल इस ऑप्शन में यहाँ का चिल्का झील है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यह असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, असम में स्थित है, असम में। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडा के लिए, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में स्थित है। हेमतेंदुआ हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमतेंदुआ कहाँ है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है और कहाँ स्थित है, ये लद्दाख में। एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए गुजरात में। दलदली हिरणों के लिए काबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान, और एक कहाँ स्थित है, मणिपुर। डांसिंग हिरन, ये संगाई हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ये गुजरात में। राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, जो एशियाई शेरों के लिए प्राकृतिक वास स्थान है। आपसे पूछा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी का इकलौता महत्वपूर्ण स्थान है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए शुष्क वन अनुसंधान कहाँ होगा, जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, शुष्क वन अनुसंधान का है राजस्थान में, जबकि देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान है, देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में संस्थान। ये क्या जारी करता है, वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है, ये वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। चलिए ठीक है, आपसे पूछा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध, प्रेरणा, सहमन, चाहे विस्फोट है यहाँ। ठीक है, यहाँ होगा घर्षण बल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा घर्षण बल। देखिए ये कह रहा है कि जब दो सतहों के बीच जब वो प्रतिरोध करेगा उसकी गति का, तो उसको क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो वो क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, घर्षण बल कहलाता है, और घर्षण बल जो है वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होता है, वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होता है, गति के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल कहाँ होता है, वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कौन सा बल होता है, घर्षण बल होता है, वस्तु की गति के विपरीत दिशा में। ठीक है, और देखिए घर्षण बल के ही कारण पृथ्वी पर क्या संभव है, हम चल पाते हैं। ठीक है, अगर घर्षण बल ना हो तो कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रह पाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब बस अचानक से चलने लगती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं, और यह घटना किसका उदाहरण, स्थिर का जड़, तो गति का जड़, दिशा का जड़, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि स्थिरता का जड़, तो गति का जड़, दिशा का जड़, तो इनमें से कोई नहीं। देखिए एक मिनट, देखिए मेरी बात सुनिए। आप सब लोग बस में यात्रा करते होंगे, बस में, ट्रेन में, तो देखते होंगे कि जब बस अचानक चलती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, या बस में अचानक ब्रेक लगते तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, या बस से जब उतरते हैं तो हमें आगे की ओर कुछ समय दौड़ना पड़ता है, अन्यथा मतलब बस चल रही है तो चलती बस से, यानी खड़ी बस से उतर रहे हैं तो दौड़ रहे हैं।
चलती बस से जब उतरते हैं, हल्की बस चल रही है, तेज चल रही है तब, नहीं तो चोट लग जाएगी। ठीक है, चलती बस से जब उतरते तो उसके साथ थोड़ा दौड़ना पड़ता है। तो ये सारा क्या, स्थिरता का जड़त्व, इस क्रम के लिए क्या उदाहरण है, स्थिरता का जड़त्व इसके लिए उदाहरण है। देखिए वो स्थिरता के जड़त्व के सभी उदाहरण है। देखिए जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन ने यह कहा था कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में या एक समान चाल से चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बायबल ना लगाया जाए। देखिए समान चाल से चल रही तो समान चाल से चलती रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाइबल नहीं लगाएंगे। तो ऐसे ही जब हम बस में यात्रा करते हैं तो मान लीजिए बस में हम बैठे हुए हैं, तो जैसे ही बस अचानक चलने लगती है तो हमारे पैर बस के संपर्क में होते हैं और वो गतिमान हो जाते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला जो धड़ होता है वो गतिमान नहीं हो पाता, इसलिए वो पीछे रहता, पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, ऐसे ही बस में अचानक ब्रेक लगते हैं, तो जब बस में जैसे ही अचानक ब्रेक लगते हैं तो हमारे जो पैर हैं जो बस के संपर्क में होते हैं वो तो स्थिर हो जाते हैं, लेकिन आगे वाला धड़ गतिमान होता है और वो आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, और इसके उदाहरण है कि जैसे कंबल है, कंबल को हम पीटते हैं धूल के कण निकालने के लिए, तो कंबल को जब हम डंडे से पीटते हैं तो कंबल गतिमान हो जाता है, धूल के कण स्थिर रहते हैं और वो निकल जाते हैं उस। ऐसे ही कपड़े को जब सुखाने वो पानी में छोड़ के जब फटकारते हैं तो उस कपड़े से जल के कण अलग हो जाते हैं। उसका भी यही कारण रहता है कि जब कपड़े को हम हिलाते हैं जोर से तो कपड़ा तो गतिमान हो जाता है, लेकिन उसमें जल के कण स्थिर रह जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो जब एक बस अचानक से चलती तब बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं, तो प्रवृत्त घटना किसका है, स्थिरता के जड़त्व का उदाहरण। देखिए न्यूटन ने गति विषय के 3 नियम दिए थे। एक है उसका न्यूटन का द्वितीय नियम, जिसको संवेग संरक्षण का भी नियम कहते हैं। और इसका सबसे बड़ी उदाहरण जब हम क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जब कैच पकड़ते हैं तो हाथ पीछे कर लेते हैं। ठीक है, और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कोई भी क्रिया होती है तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक की गोली चलाते हैं तो बंदूक पीछे की ओर पीछे की ओर झटका देती है, तो वो वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्थिरता का जड़त्व, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, आयतन, चाल, क्षेत्रफल और द्रव्यमान। तो जड़त्व का माप क्या है, जड़त्व का माप है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसका माप है, जड़त्व की माप है द्रव्यमान। ठीक है, किसी भी वस्तु पर हम जो बल लगाएंगे तो जितना उसका जड़त्व उतना उस पर बल लगाएंगे, और वो किसके, उसके द्रव्यमान का मात्रक है। एक बात और जान लीजिए, द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, किससे, m से, मास कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और द्रव्यमान के आगे एक चीज लगी है, नो चेंज, बदलेगा नहीं चाहे भी मंगल ग्रह पर चले जाओ। ठीक है, जैसे द्रव्यमान आपसे पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान विषुवत रेखा पर इतना है तो रो बजाने पर कितना हुआ, तो नो चेंज होगा, बदलता है तो भार बदलता है, द्रव्यमान तो कांस्टेंट जो है वही रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि शरीर में किसकी गंभीर कमी से क्वाशरकोर रोग होता है। तो देखिए लोहे की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, एनीमिया, रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया, यानी रक्त क्या हो जाता है, लापता हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। कैल्शियम भी एक तो हड्डियों के उपयोग के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए उत्तरदायी होता है, हड्डियों की मजबूती के लिए। दूसरी बात, कैल्शियम से भी कमी से एनीमिया हो सकता है। लेकिन गंभीर कमी से क्वाशरकोर रोग किसकी गंभीर कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है तो क्वाशरकोर रोग हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन कमी से क्वाशरकोर रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए कोई भी डंक लगे एक ही अम्ल पाया जाता है और उस अम्ल का नाम है फॉर्मिक अम्ल। चींटी का डंक लगे, चाहे नेटल का डंक लगे, चाहे मधुमक्खी का डंक लगे, सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये है कि उनके डंकों में उनकी मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन पाया सब में क्या जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। टॉर्ट्रिक अम्ल किस में मिलता है, इमली में। इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली में। साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में।
नींबू है, संतरा है, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, सेब में ऑक्जेलिक अम्ल और मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चींटी के डंक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो देखिए वायरोलॉजी विषाणु के अध्ययन को कहते हैं। वायरोलॉजी किसको कहते हैं, विषाणु के अध्ययन को कहते हैं। विषाणु की खोज किसने की थी, इवानो विस्की ने की थी। खोज किसने की विषाणु की, इवानो विस्की ने की थी। इवानो विस्की ने किसकी खोज की, विषाणु की खोज की। जो है विषाणु जो है सजीव व निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी है, ये सजीव व निर्जीव की बीच की संयोजी कड़ी है, बीच की संयोजी कड़ी। ठीक है, संयोजी कड़ी है। जब ये वायरस जो है ना जीवित कोशिका के अंदर होता है तो ये क्या है, जीवित कोशिका के अंदर है तब तो ये सजीव है, और जीवित कोशिका के बाहर है तो ये निर्जीव है। ठीक है, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी क्या है, कवकों का अध्ययन क्या है, माइकोलॉजी है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है, कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या है, फाइकोलॉजी कहलाता है, शैवालों का। इकोलॉजी यानी इकोलॉजी पारिस्थितिकी है। इकोलॉजी क्या, ये जीवधारियों और पर्यावरण के बीच संबंधों, जीवधारियों व वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। मध्य पारस्परिक जीवधारियों के मध्य जीवधारियों के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन। ठीक है, संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले हैकल ने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीवाणु के अध्ययन को कहते हैं हम वायरोलॉजी। आइए, आपसे पूछा गया कि भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य, तो देखिए तो सरल है, आप बता देंगे कि भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम। आइए देखिए केरल, केरल का लोक नृत्य कौन सा है, केरल का कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है, अट्टम। ठीक है, राजस्थान का है घूमर, घूमर राजस्थान का है, घूमर कालबेलिया, कालबेलिया। ठीक है, घूमर कालबेलिया कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है मोहिनी अट्टम। ठीक है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देती है उसको क्या कहते हैं। देखिए ये कह रहा है कि आरबीआई जो है अन्य वाणिज्यिक बैंकों को जो ऋण देती है जिस दर पर अल्पकालिक से, उस दर को क्या कहते हैं, तो उस दर को कहते हैं रेपो रेट। किस दर पर देती है, रेपो रेट। ठीक है, देखिए आरबीआई ये आपके वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक। तो देखिए जिस दर पर आरबीआई इसको ऋण देगी उसको कहते हैं रेपो रेट यानी डबल आर, को क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। और जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं जिस दर पर उसको कहते हैं ट्रिपल आर यानी रिवर्स रेपो रेट। उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। देखिए आरबीआई बैंकों को ऋण दे रही है अल्पकालिक समय के लिए, तो वो जिस दर पर देगी, जिस ब्याज पर देगी उसे रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई बैंकों से जब लेती है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, नगद आरक्षी अनुपात, नगद आरक्षी अनुपात यानी CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि बैंकों के पास कुल जितना जमा है उस जमा का कुछ परसेंट किसके पास रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि
भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर ऋण देती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम रेपो रेट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और यह सेशन आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा। आप इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।